हेलो एवरीवन। तो सिग्मा एसजीएक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, कल कौन कॉल हुआ कंपनी का, तो किस तरीके की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, आगे का क्या आउटलुक दिया है मैनेजमेंट ने, कैसा गाइडेंस है, एंड पूरे ईएमएस स्पेस के अंदर सिग्मा में किस तरीके की डील है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सिग्मा का बिजनेस मॉडल मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, केन्स की तरह ही है। 3 डिवीजन है इस कंपनी के भी। पीसीबीए मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली करने का काम करती है कंपनी। फिर ओडीएम जहां पे कंपनी डिजाइनिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की टेस्टिंग, ये सारा काम करती है। इसमें मार्जिन थोड़े से बेटर होते हैं। और फिर आता है आपका बॉक्स मतलब कि जो एंड डिवाइस में वो यूज होना है उसके अंदर मैं उसको इंस्टॉल करके अपने क्लाइंट को सप्लाई कर रहा हूं। तो इसमें भी अगेन थोड़े से मार्जिन आपके बेटर होते हैं। ये 3 डिवीजन है। वर्टिकल वाइज इनका थोड़ा सा मतलब पहले अलग वो मिक्स था, रेवेन्यू मिक्स था केन्स के कंपैरिजन में। ये कंपनी पहले कंज्यूमर सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करती थी। 45-50% रेवेन्यू इनका वहीं से आता था। और इसलिए आप देखोगे मतलब कुछ क्वार्टर पहले तक इस कंपनी के जो मार्जिन है ना, बिट्टा मार्जिन, वो बहुत वॉलेटाइल होते थे। किसी क्वार्टर में हमको दिखता था 6% के बिट्टा मार्जिन, किसी में 7, किसी का 8, किसी में 5%। तो बहुत इनकंसिस्टेंसी थी। लेकिन लास्ट एक डेढ़ साल से मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि कंज्यूमर सेगमेंट से हमको अपना फोकस घटाना है। और जो आपके बेटर मार्जिन वाले बिजनेसेस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेगमेंट हो गया, ऑटोमोटिव सेगमेंट हो गया, हेल्थ केयर सेगमेंट हो गया, आईटी, रेलवे, ये सारे जो सेगमेंट हैं, यहां पे इन्होंने अपना फोकस बढ़ाया। तो आप देखोगे ये 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जो ये इनका एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और कंपनी के बिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुए 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर के अंदर। तो इस तरीके का अभी तक का इनका स्टोरी रहा है। अब देखते हैं Q3 में इन्होंने ओवरऑल नंबर्स कैसे रिपोर्ट करे। सो रेवेन्यू अगर हम देखें कंपनी का तो 45% की ग्रोथ है वाई वाई लेवल पे। और अच्छी चीज क्या है कि वाई वाई प्लस क्यू ऑन क्यू दोनों में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो ग्रोथ मोमेंटम काफी अच्छा है। फिर ग्रॉस मार्जिन अगर हम देखें तो लगभग 1.5% का इंप्रूवमेंट है, 1.4% का। और इससे भी अच्छी चीज क्या है, इबिट्टा मार्जिन कंपनी का 3.5% से इंप्रूव हुआ है वाई वाई लेवल पे। मतलब ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट है 1.5%, इबिट्टा मार्जिन आपका 3.5% से इंप्रूव हुआ, 9% से सीधे 13% का इबिट्टा मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट करा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो चलो ग्रॉस मार्जिन आपका इंप्रूव हुआ, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल में मतलब प्राइसेस में आपको बेनिफिट मिला होगा, या थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिक्स का एडवांटेज मिला है। इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। मतलब कि सेम फिक्स कॉस्ट के ऊपर आपने ज्यादा बिजनेस जनरेट किया तो आपका इबिट्टा मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो गया। फिर अगर हम इनका डेप्रिसिएशन देखें तो इसमें इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है अभी, क्योंकि जो ये कैपेक्स वगैरह अभी कर रहे हैं FY26 में, ये FY27 में आएगा। तो जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है कंपनी की वो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होगी। तो अभी तो बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का 50% कम हो गया है वाई वाई लेवल पे। क्यों? क्योंकि डीलेवरेजिंग कर रही है ये कंपनी। अभी इन्होंने Q1 के बाद में QIP रेस किया था, फंड रेजिंग करी थी। उसके बाद इनकी बैलेंस शीट पे लगभग 550 करोड़ का डेट था, 540-550 करोड़ के आसपास। अभी आप देखोगे जो फर्स्ट हाफ में इनकी बैलेंस शीट आई तो कंपनी का डेट 230-240 करोड़ हो गया। मतलब क्या हुआ कि डेट को मैंने मोर देन 50% कम कर दिया विद इन एक क्वार्टर के अंदर। अब उसका एडवांटेज मुझे ऑफकोर्स Q2 में तो नहीं दिखेगा, लेकिन Q3 में दिखेगा। तो यहां पे आप देखो इनका फाइनेंस कॉस्ट वाई वाई तो कम हुआ ही है, प्लस Q1 Q भी 39% से फाइनेंस कॉस्ट नीचे की तरफ गया है। तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है, टॉप लाइन ग्रोथ है, ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, साथ में बैलेंस शीट मेरा और स्ट्रांग हो रहा है, डीलेवरेजिंग हो रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें हर एक मैट्रिक पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। और उसके बाद आप पैट देखोगे तो वो तो बिल्कुल आपका मोर देन डबल हो गया वाई वाई लेवल पे। पैट मार्जिन पहले कंपनी के 5% 6% होते थे, अब इन्होंने 8-9% का पैट मार्जिन रिपोर्ट किया है। फिर वर्टिकल वाइज अगर हम देखें तो ये भी काफी अच्छी चीज है कि हर एक वर्टिकल में आप देखोगे बहुत अच्छा ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट से बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला हो, चाहे ऑटो हो, आईटी, रेलवे, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, सब में 40-60% का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा है। तो नंबर्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं कंपनी के। अब देखते हैं मैनेजमेंट ने आगे का क्या कमेंट्री दिया है, आगे का कैसा आउटलुक बन रहा है इस कंपनी का। तो सबसे पहले तो मार्जिन की बात करते हैं कि बिट्टा मार्जिन इनके क्यों इंप्रूव हुए। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि एक तो मतलब रेवेन्यू मिक्स हमारा चेंज हुआ है। जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है जहां पे मार्जिन आपके वैसे भी थोड़े से बेटर होते हैं, उसका ग्रोथ 40-44% रहा है इस क्वार्टर के अंदर। तो उसकी वजह से हमारे मार्जिन इंप्रूव हुए। लेकिन अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स लास्ट क्वार्टर में देखोगे और इस क्वार्टर में देखोगे, मतलब Q2 और Q3 में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखता। सेम जैसा Q2 में था वैसा ही Q3 में भी है। लेकिन मार्जिन Q ऑन Q भी कंपनी के लगभग 300 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए, 10% से 13%। तो उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है पहले तो एक्सपोर्ट। मतलब इनका एक्सपोर्ट का अगर आप फोकस देखोगे ना तो ये जो इनके एमडी हैं जसबीर गुजराल जो उनका नाम है, वो काफी एग्रेसिव हैं एक्सपोर्ट को लेकर के। उनका कहना है किसी भी ईएमएस कंपनी को, इंडियन ईएमएस कंपनी को अगर मतलब बड़ा बिजनेस बनाना है अपना, तो एक्सपोर्ट उनका रडार पे होना चाहिए। तो अभी इनका एक्सपोर्ट इस क्वार्टर में लगभग 65-60% से ग्रो किया है और मार्जिन आपके बेटर होते हैं। एक्सपोर्ट का टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में 25 या 26% रहा है और इनका टारगेट है कि इसको 27% लेके जाना है। तो एक तो ये रीजन है कि मार्जिन इंप्रूव हुए। दूसरा इन्होंने बोला है स्केल मतलब वही ऑपरेटिंग लेवरेज, कि आपका जो फैक्ट्री का कॉस्ट है, जो वर्कर का कॉस्ट है, वो सब तो सेम है। लेकिन क्योंकि आपने प्रोडक्शन ज्यादा किया इस क्वार्टर के अंदर, आपने वॉल्यूम ज्यादा बनाया,
तो जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है ना वो सीधे आपके प्रॉफिट में फ्लो हुआ। तो ये दो रीजंस की वजह से इनका मार्जिन जो है वो इस क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है। लेकिन अच्छी चीज क्या है, मतलब इस मैनेजमेंट को एक तरीके से वो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इन्होंने क्लियरली बोला है कि ये जो 13% का मार्जिन इस क्वार्टर में आया ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब इसको वन ऑफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में एक ऐसा क्वार्टर होता है जहां पे इबिट्टा मार्जिन है एकदम से शूट अप कर जाता है। जैसे लास्ट ईयर आप देखोगे तो Q4 जो था, Q4 ऑफ FY25, वहां पे इनके इबिट्टा मार्जिन सडनली 12% चले गए थे। बिजनेस में ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं हुआ था, ये मिक्स तो अभी पिछले 3-4 क्वार्टर में चेंज हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर Q4 में सीधे इबिट्टा मार्जिन 12% हो गया। और इस बार क्या हुआ, Q3 में हमको वो एकदम से बड़ा स्पाइक देखने को मिला 12-13% के आसपास का। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ये इबिट्टा मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है। जस्ट हर एक साल कोई ऐसा क्वार्टर आता है जहां पे मार्जिन हमारे थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन नॉर्मलाइज इबिट्टा मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने दिया है 10%। अब क्या ये नेगेटिव है? नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने इबिट्टा मार्जिन का गाइडेंस दिया था लगभग 8.5%, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। देन Q1 में जब इनके मार्जिन अच्छे आए तो मैनेजमेंट ने बोला 8.5 से 9% होगा। Q2 में जब उससे भी अच्छा किया तब मैनेजमेंट ने बोला कि 9% से अबव होगा। और अब फाइनली कंपनी कह रही है कि पूरे साल में जो एंड करेंगे हम वो 10% के आसपास करेंगे। तो मतलब लगभग 50 बेसिस पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया था और 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है इबिट्टा मार्जिन के अंदर। तो मतलब मार्जिन तो ओवरऑल इंप्रूव ही हुए। हाँ, 12-13% सस्टेनेबल नहीं है, ये मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि ये जो इंडिया और यूरोप का जो ये FTA हुआ है, ट्रेड डील हुई है, ये एक तो मतलब इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी रही है। अभी काफी सारे कंपनीज के रिजल्ट चल ही रहे हैं, कौन कॉल हो रहा है, तो हमको ना मैनेजमेंट का इस पे जो अभी इनसाइट है वो अभी मिल रहा है। वरना हमको Q4 का वेट करना पड़ता। Q4 कॉन कॉल में सारे मैनेजमेंट बताते हैं कि क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है। तो इनका कहना है कि ये जो ट्रेड डील हुआ है, एक तो इसने बिजनेस सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव कर दिया है। अभी ये अगेन मतलब एक दिखाता है कि सिरमा का बिजनेस ओवरऑल क्यों इतना अच्छा कर रहा है। इनका कहना है पिछले कुछ क्वार्टर से ना मतलब हमारा ऑर्डर तो आ रहा था, ऑर्डर बुक हमारा ग्रो कर रहा था, लेकिन जो ओवरऑल सेंटीमेंट आप देखोगे ना वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। जो मतलब एक होता है ना जोश वाला बिजनेस का सेंटीमेंट, वैसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इंडिया US ट्रेड डील को लेकर के बहुत अनसर्टेनिटी थी। मतलब होगा नहीं होगा, कब होगा, क्या क्या चीजें उसके अंदर ऐड होगी, क्या क्या क्लॉज होंगे, इस सबको लेकर के जो हमारे क्लाइंट्स थे वो भी थोड़े से मतलब एक तरीके से परेशान थे। तो ऑर्डर्स तो आ रहे थे, लेकिन एक वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस था क्लाइंट्स की तरफ से भी कि लॉन्ग टर्म ऑर्डर कमिट करे नहीं करे। अब क्या हो गया कि बिजनेस सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है इस ट्रेड डील की वजह से। प्लस कंपनी कह रही है कि ये जो इंडियन EMS कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 1-2 क्वार्टर के लिए नहीं, लॉन्ग रन में, मतलब लॉन्ग टर्म में। क्योंकि जो यूरोप में आपकी वो जो OEMs हैं, ऑटोमोटिव OEMs हैं, उनको सप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी है। फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आप काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कर सकते हो, मशीनरी इक्विपमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक लगता है वो आप सप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन EMS कंपनीज के लिए। अब इसमें सिरमा के पास में इनका कहना है कि एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? तो ये कंपनी ना लास्ट 20-30 ईयर से यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है, यानी कि वहां के मार्केट का आप एक्सपीरियंस बोल लो, मतलब क्लाइंट के साथ में कनेक्शन बोल लो, वो इस कंपनी के पास में ऑलरेडी है। प्लस जर्मनी में इनका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। अब इसका एडवांटेज क्या है? जैसे ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो वहां पे OEM वगैरह हैं उनके उनके मतलब उनके पास में इनका एक डायरेक्ट एक्सेस आ जाएगा। प्लस जो Tier 1 सप्लायर्स होते हैं, मतलब ऑटो एंसिलरी में होता है ना Tier 1 सप्लायर जो डायरेक्टली OEM को बेचता है, Tier 2 Tier 1 को बेचता है। तो कंपनी क्या कह रही है, क्योंकि हमारी वहां पे ऑन ग्राउंड फिजिकल प्रेजेंस है, इससे एक तो जो OEMs हैं उनको हम डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, जो उनके Tier 1 सप्लायर्स हैं उनके साथ में हमारा कनेक्शन काफी बेटर हो सकता है। क्योंकि एक तो मतलब फिजिकल प्रेजेंस का मतलब ये हो गया कि आपकी मीटिंग्स वगैरह काफी फास्ट हो सकती है। जो डिजाइन वगैरह डिसाइड होना है किसी भी प्रोडक्ट का, उसमें आपका वो जो मतलब मीटिंग है, इन्वॉल्वमेंट है, वो काफी ज्यादा हो सकता है। कोई भी इंजीनियरिंग चेंजेस अगर करनी है तो वो भी काफी फास्ट डिसीजन लिया जा सकता है। तो एज कंपेयर टू एक ऐसी EMS कंपनी जो यहाँ इंडिया में बैठ के रिमोटली ये सारी चीजें करेगी, हम क्योंकि वहां पे ग्राउंड पे प्रेजेंट होंगे तो हमारी एक तरीके से प्रेफरेंस बढ़ जाएगी, मतलब हमको ज्यादा ऑर्डर मिलने का चांस है। प्लस हम डिजाइन स्टेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब ये जो ऑटोमोटिव के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर आपके इंडस्ट्रियल सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट लॉन्च होने से 2-3 साल पहले ही जो इनका इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर है ना वो डिसाइड हो जाता है। तो क्योंकि ये वहां पे प्रेजेंट है और डिजाइनिंग स्टेज में वहां पे इन्वॉल्व रहेंगे तो इनके पास में वो एज रहेगा। और फिर आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, मतलब 5 ईयर 7 ईयर का एक क्लाइंट से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो कंपनी इस चीज को लेकर के काफी बुलिश है और ऑलरेडी एक्सपोर्ट इनका काफी अच्छा कर रहा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट कह रहा है ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर नेक्स्ट आता है कि इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट का अगर हम ग्रोथ देखें
तो लगभग 45-46% की ग्रोथ दिखी है। क्यू ऑन क्यू भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में इनका एक और मतलब बिजनेस आता है स्मार्ट मीटर का। अब स्मार्ट मीटर केन्स का भी काफी बड़ा बिजनेस बन गया वो एक्विजिशन के बाद से। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है, ग्रोथ तो है केन्स में, लेकिन वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम उनका बहुत बड़ा बन गया है। कैश फ्लो बिल्कुल ही नेगेटिव चल रहा है कंपनी का। और हालांकि गाइडेंस है सेकंड हाफ में इंप्रूव होगा, लेकिन अभी पास्ट पे इसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा उनके बिजनेस पे एक तरीके से कंसर्न आया था। तो इनका ये जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट ग्रो किया है, इसमें मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारी डिपेंडेंसी स्मार्ट मीटर पे नहीं है। स्मार्ट मीटर का रेवेन्यू तो सिर्फ 50 करोड़ आया है। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट ग्रो किया है उसमें जो बाकी वर्टिकल्स हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। जैसे फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेस में, जो आपकी न्यू एज ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो रोबोटिक लगता है, ऑटोमेशन लगता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए उसमें हमारा ग्रोथ है। प्लस आपका जो पावर सप्लाईज होता है उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी कंट्रोलर सेंसर चाहिए उसमें हमारा ग्रोथ अच्छा आया है। फिर इसके अलावा मीटरिंग में ही सिर्फ स्मार्ट मीटर नहीं, जो आपके वाटर मीटर होता है, गैस मीटर होता है, इंडस्ट्रियल के लिए जो मीटर वगैरह चाहिए होते हैं उसमें हमारा अच्छा ग्रोथ आया है। तो स्मार्ट मीटर का तो सिर्फ 50 करोड़ रेवेन्यू है। बाकी जो हमारे सेगमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, प्लस उसके साथ में एक्सपोर्ट, उसमें हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है कि स्मार्ट मीटर का अगर सिर्फ 50 करोड़ रेवेन्यू है और पूरे साल का इनका टारगेट था 300 करोड़ का, इन्होंने गाइडेंस दिया था स्मार्ट मीटर पूरे साल में 300 करोड़ करेगा। और फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था स्मार्ट मीटर में। फर्स्ट हाफ में आई थिंक इन्होंने 110 करोड़ ही किया था। इन्होंने बोला था सेकंड हाफ अच्छा रहेगा, लेकिन Q3 में भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि सिर्फ 50 करोड़ किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 160-170 करोड़ हुआ आपका स्मार्ट मीटर का, और गाइडेंस आपने दिया था 300 करोड़ का। यानी कि वो वाला गाइडेंस आप बहुत ऑब्वियस है ना अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि वो जो 300 करोड़ का गाइडेंस था वो हम अचीव नहीं करेंगे, हमारा अब टारगेट है 200 करोड़ का। बट ये नेगेटिव नहीं है, ये अच्छा है। मैनेजमेंट ने क्यों किया मतलब ये स्मार्ट मीटर पे फोकस इन्होंने कम क्यों किया? इनका कहना है कि हम अगर चाहते तो हमारा स्मार्ट मीटर का रेवेन्यू जो अभी है ना, इसका 2 टाइम 3 टाइम और ज्यादा दिख सकता था। मतलब अगर हम एग्जीक्यूशन वहां पे और ज्यादा बेटर करते। लेकिन हम बहुत चूज ही रहे हैं स्मार्ट मीटर कौन से ऑर्डर लेने हैं, कौन से ऑर्डर नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होता है। अब मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो उन्होंने केन से लर्निंग लिया या खुद की इनकी स्ट्रैटेजी थी। इनका कहना है क्योंकि उसमें पेमेंट साइकिल आपका चलता है 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ्स तक का, और प्लस उसमें भी मतलब आपके पॉसिबिलिटी होती है कि पेमेंट कई बार आपकी डिले हो जाती है। पेपर वर्क, एग्जीक्यूशन को लेकर के भी काफी सारे इश्यूज आते हैं। तो बहुत चूज कर करके हमने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है और अपने वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव किया है। इनका नेट वर्किंग कैपिटल डेज अगर आप देखोगे, वैसे तो कंसोलिडेटेड लेवल पे इंक्रीज हुआ है Q2 के कंपैरिजन में, लेकिन उसमें आपका वो जो डिफेंस की कंपनी इन्होंने एक्वायर करी थी लास्ट क्वार्टर में एल्कॉम करके, उसकी वजह से अगर आप सिर्फ सिरमा का वर्किंग कैपिटल देखोगे ना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई थिंक 4 या 5 डेज इंप्रूव हुआ है। ये सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है। और कैश फ्लो जो उन्होंने ईयर एंड पे टारगेट दिया था कि FY26 के एंड में हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा, वो 9 मंथ्स के अंदर ही पॉजिटिव हो गया। तो ये चीज काफी अच्छी है। मैनेजमेंट बोल रहा है हमने वर्किंग कैपिटल पे फोकस किया, कैश फ्लो पे फोकस किया। हम हमारे कैश को स्टक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि स्मार्ट मीटर में आई मीन ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप 40-50-60% का ग्रोथ तो दिखा दोगे, पर आपका कैश स्टक हो जाएगा और फिर वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी। वही जो केन्स के साथ में प्रॉब्लम चल रहा है। केन्स का अगेन वो हमने बार बार डिस्कस किया है कि सेकंड हाफ में इंप्रूव होने के चांसेस हैं, लेकिन ये उस लूप में फंस सकते थे। तो मैनेजमेंट ने ग्रोथ से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया? क्वालिटी ऑफ ग्रोथ को। और इसीलिए अगर आप इनका रोसी भी देखोगे ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आई थिंक वो IPO वाला जो पैसा है, QIP वाला जो पैसा है, उसको एडजस्ट करने के बाद में रोसी इनका 16-17% आ रहा है। तो मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी काफी अच्छी आई है कंपनी की। तो तभी हमने बात की कि रिजल्ट सिर्फ ग्रोथ पे नहीं, आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो, वर्किंग कैपिटल देखो, ROC देखो, मार्जिन देखो, ग्रॉस मार्जिन देखो, हर एक मैट्रिक पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। तो इसीलिए कंपनी ने स्मार्ट मीटर पे फोकस अपना कम किया है। दूसरा, कंपनी कह रही है स्मार्ट मीटर में हमने मतलब ये डिलीवरी तो ज्यादा करी है, क्वांटिटी हमने अच्छा किया, वॉल्यूम ग्रोथ है, लेकिन वैल्यू में आपको ग्रोथ इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि कई सारे स्मार्ट मीटर में जो कंट्रोलर होता है ना, कंट्रोलर मतलब स्मार्ट मीटर का एक तरीके से ब्रेन आप बोल लो, जो ये डेटा रीडिंग वगैरह करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, तो वो कंट्रोलर कई सारे प्रोजेक्ट्स में इनको इनके क्लाइंट ने खुद से दिया, इनको नहीं ऐड करना पड़ा। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो वैल्यू था वो कम हो गया। इस वजह से कंपनी कह रही है वॉल्यूम ग्रोथ है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ हमने कॉन्शियसली उसको थोड़ा सा कम करके रखा ताकि वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम नहीं आए। और अब नेक्स्ट ईयर का भी इन्होंने स्मार्ट मीटर का ग्रोथ गाइडेंस आई थिंक 20-30% के आसपास दिया है। यानी ओवरऑल बिजनेस जिस रेट से ग्रो कर रहा है 40-45% से, स्मार्ट मीटर का ग्रोथ उसका 50% रहेगा। तो इस तरीके का इनका गाइडेंस है। फिर कंज्यूमर सेगमेंट की बात करते हैं कि कंज्यूमर सेगमेंट में कंपनी पहले तो अपना फोकस कम कर रही थी, अब आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर से 35-40-45% की ग्रोथ आ रही है कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट का बोलना है कंज्यूमर सेगमेंट में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे ना, उनसे हमने एग्जिट कर लिया है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट थे, हाई वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट थे, जैसे LED बल्ब हो गया
या फिर नॉर्मल चार्जर वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हो गए, उनसे कंपनी ने एग्जिट कर लिया है, क्योंकि उसमें आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जो क्लाइंट है ना, वो मतलब क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करता, उसका फोकस होता है कौन सा सप्लायर मेरे को सस्ता दे सकता है, वो उसके पास में जाता है। स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो होती है, मतलब क्लाइंट बहुत इजीली किसी दूसरे सप्लायर के पास में जा सकता है। तो इस कंपनी ने उस वाले सेगमेंट से बिल्कुल एग्जिट कर लिया है। बीएलडीसी मोटर वगैरह जो बनाते थे, मतलब उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी इनका फोकस है उस सेगमेंट के ऊपर कंज्यूमर में, जहां पे मतलब क्लाइंट की स्टिकीनेस काफी ज्यादा है, और जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो भी मीट करना काफी क्रिटिकल है। प्लस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्लाइंट है वो क्वालिटी को लेकर के ज्यादा प्रेफरेंस देता है एज कंपेयर टू प्राइस, वो वहां पे कितना दे रहा है सप्लायर। तो अभी ये फोकस कर रहे हैं, जैसे वाटर प्यूरिफायर होता है उसके अंदर, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, सेंसर बोर्ड हो गया, ये सारी चीजें जो आती हैं वो कंपनी बना रही है। क्योंकि उसमें अगेन मतलब अगर आप रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो तो जो आपका बीआईएस स्टैंडर्ड होता है, आईएसआई स्टैंडर्ड होता है, वो आपको मीट करना क्रिटिकल होता है। प्लस जो ब्रांड है, जो कंपनी है, वो भी प्रेफर करती है कि उसका ओवरऑल हेल्थ, हाइजीन, क्वालिटी वाइज वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो एक तरीके से आपका रेपुटेशन लगा है ना, हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वरना रेपुटेशन पे प्रॉब्लम आ जाता है कंपनी के। तो उनमें ये काम कर रहे हैं, वहां पे स्विचिंग कॉस्ट हाई है, मार्जिन अच्छे हैं। दूसरा, जो आपके RFID टैक्स होते हैं, रिटेल में यूज होता है, टोल टैक्स में यूज होता है, तो क्योंकि उसमें भी आपका कस्टमाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें भी कंपनी काम कर रही है। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में ये काम कर रहे हैं जहां पे मार्जिन बेटर है। अब कंज्यूमर सेगमेंट का इनका टारगेट है कि हमारे टोटल रेवेन्यू का 30 से 32% कंज्यूमर सेगमेंट से रहेगा। पहले इन्होंने 25% उसको लाने का टारगेट रखा था, लेकिन अब क्योंकि अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं तो 30 से 32% का गाइडेंस है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पूरे साल का ग्रोथ गाइडेंस का। तो इन्होंने मतलब जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था तब रेवेन्यू इन्होंने गाइडेंस दिया था 5000 करोड़ का। अभी 9 मंथ्स में आप देखोगे तो इन्होंने 3300 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इसका मतलब क्या हुआ, 3350 या 3340 के आसपास हो रहा है। इसका मतलब आपको Q4 में, ये जो क्वार्टर चल रहा है, इसमें कम से कम 1600 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा। यानी कि लास्ट ईयर Q4 के कंपैरिजन में मिनिमम 75% का ग्रोथ इनको दिखाना पड़ेगा वाई लेवल पे। और ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से आई थिंक सिर्फ 2 ऐसे क्वार्टर हैं जहां पे एक क्वार्टर में वाई इन्होंने 75% या उससे ज्यादा का ग्रोथ दिखाया हो। तो क्या ये गाइडेंस अचीवेबल है? अब मैनेजमेंट अपने पार्ट पे कह रहा है कि हम कॉन्फिडेंट है इस गाइडेंस को अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑर्डर की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। हमारा ऑर्डर बुक आप देखोगे तो वो लगभग 6400 करोड़ के आसपास है, प्लस एक्सपोर्ट में ग्रोथ मोमेंटम हमारा काफी स्ट्रांग चल रहा है। तो अपने पार्ट पे वो कॉन्फिडेंट है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि एग्जैक्ट 5000 करोड़ शायद हम ना भी करें, लेकिन 4800 करोड़ से 5000 करोड़ का उन्होंने रेंज दिया, मतलब उसके आसपास कंपनी श्योर है कि उसको अचीव कर सकती है। यानी कि Q4 आपका 1400 करोड़ से 1500-1600 करोड़ के बीच में आएगा। लेकिन मैनेजमेंट ज्यादा किस चीज के ऊपर मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, बुलिश है कि अपने मार्जिन को लेकर के। इबिट्टा जब इन्होंने ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था तब इन्होंने 400 करोड़ का गाइडेंस दिया था इबिट्टा का। FY25 में इस कंपनी का इबिट्टा था 324 करोड़। तो वाई ग्रोथ कितना हो गया? 30% का। अब कंपनी क्या कह रही है, हमारा जो इबिट्टा है वो हम 500 करोड़ टारगेट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ FY26। और अभी 9 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, 370 करोड़ का इबिट्टा ऑलरेडी हो चुका है। 370, चलो वो जो इन्होंने एक्विजिशन किया है एल्कॉम का, उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे तो 358 करोड़ हो जाता है। मतलब फिर भी जो गाइडेंस था 400 का, उसके तो काफी करीब है कंपनी। तो मैनेजमेंट बोल रहा है ये जो 400 का गाइडेंस था उसको हमने 25% से बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबल ग्रोथ। मार्जिन में जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे इतना ज्यादा बेटर मार्जिन जो हम अचीव कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, वो काफी हमारे लिए अच्छा है। और ये इसका मतलब जो आउटलुक है वो भी काफी पॉजिटिव मैनेजमेंट आगे एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर आपका नेक्स्ट आता है पीसीबी प्रोजेक्ट। तो पीसीबी जो ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट लेकर के आ रहे हैं, आई थिंक 1500 करोड़ का कैपेक्स कंपनी कर रही है। तो इनका कहना है ये 2 फेसेस में होगा। फर्स्ट फेज में कंपनी इसमें 360 से 400 करोड़ का कैपेक्स करेगी, और ये 2 साल में होगा। मतलब 180 से 200 करोड़ कंपनी इस साल इन्वेस्ट करेगी, फिर सेम 180 से 200 करोड़ कंपनी नेक्स्ट ईयर FY27 के अंदर इन्वेस्ट करेगी। और ये कब तक आएगा? तो फेज 1 आपका दिसंबर 2026, अगले साल तक, सॉरी इस साल के एंड तक मतलब स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें ना कंपनी मतलब फर्स्ट फेज में एक तो सिंगल लेयर पीसीबी का प्लांट लेकर के आ रही है, दूसरा मल्टी लेयर पीसीबी का प्लांट लेके आ रही है। इसमें जो बड़ी फैसिलिटी है वो मल्टी लेयर पीसीबी की, आई थिंक 7.4 लाख स्क्वायर मीटर की है, और आपका वो जो सिंगल लेयर पीसीबी है वो 4 लाख समथिंग स्क्वायर मीटर का है। अब पॉइंट क्या है, जो मल्टी लेयर पीसीबी है ना, उसमें कंपनी मतलब जो कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं फैक्ट्री का, फैसिलिटी का, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि कल को चल के 2 एडिशनल जो मल्टी लेयर पीसीबी है वो और ऐड कर दीजिए, मतलब किया जा सकता है वहां पे। मतलब क्या है कहने का, अभी जैसे ये उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्पेस वगैरह जो रख रहे हैं, उसमें पावर का कनेक्शन हो गया, वाटर यूटिलिटी वगैरह जो कनेक्शन ये बिल्ड कर रहे हैं, वो टोटल 3 मल्टी लेयर पीसीबी के लिए कर रहे हैं। स्टार्ट में फेज 1 में 1 आएगा, लेकिन आगे चल के 2 और एडिशनल मल्टी लेयर पीसीबी ऐड कर सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मल्टी लेयर पीसीबी में ना
आपके मार्जिन बेटर होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल लेयर पीसीबी। सिंगल लेयर पीसीबी मतलब आपका जिसमें एक लेयर के ऊपर वायरिंग की गई होती है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे आपका रिमोट वगैरह हो गया, चार्जर वगैरह हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, इन सब में आपका यूज होता है, फैन रेगुलेटर वगैरह, इसमें आपका सिंगल लेयर पीसीबी यूज होता है। मल्टी लेयर पीसीबी जो थोड़े से आपके कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जहां पे मल्टीपल लेयर, 2 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, इस तरीके के जो लेयर में आपकी वायरिंग की होती है। तो जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, आपका एसी है, थोड़े बहुत जो आपके स्टार्टिंग के स्मार्टफोन होते हैं स्टार्टिंग वाले रेंज के, उनमें आपका यूज होता है, तो उसमें आपके मार्जिन बेटर होते हैं। तो कंपनी आगे चल के मतलब क्या है कि मल्टी लेयर पीसीबी पे ज्यादा फोकस करेगी। अब पूरा पीसीबी का इन्होंने वो भी दिया, मतलब क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री का किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। तो उनका कहना है इंडिया में अगर आप डिमांड वाइज देखोगे ना, तो 70 से 75% डिमांड है आपकी सिंगल लेयर से मल्टी लेयर पीसीबी। मल्टी लेयर पीसीबी कहां तक, 8 लेयर तक। सिंगल लेयर से लेकर के 8 लेयर पीसीबी की 70 से 75% डिमांड है। 10 से 15% डिमांड है एचडीआई पीसीबी। अब जो केन्स है, केन्स टेक्नोलॉजी, वो इसी का प्लांट लेकर के आ रहा है। आई थिंक 1300-1400 करोड़ का कैपेक्स वो कर रहे हैं, तो वो इसी पे कर रहे हैं, एचडीआई पीसीबी। एचडीआई पीसीबी जो है वो आपका और जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वहां पे यूज होता है, जैसे 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हो गए आपके, या फिर मोबाइल फोन में जो आपके प्रीमियम स्मार्टफोन होते हैं, प्रीमियम लैपटॉप वगैरह हो गया, वहां पे यूज होता है। तो वो एचडीआई पीसीबी का केन्स प्लांट लेकर के आ रहा है। और बाकी का जो 10 to 15% का डिमांड है, वो आपका जो 12 to 15 लेयर के जो पीसीबीज होते हैं उसमें, मतलब बाकी डिमांड उसका है। उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, लेकिन मार्जिन उसमें बेटर होता है। तो वो आपका यूज होता है, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री हो गया, प्लस मेडिकल इंडस्ट्री जो है, मेडटेक, उसमें यूज होता है। तो ये सिरमा का क्या प्लान है कि स्टार्ट ये करेंगे सिंगल लेयर और मल्टी लेयर से, फर्स्ट जो फेज 1 इनका आ रहा है। आगे चल के ये कंपनी जो एचडीआई पीसीबी है उसके अंदर भी फोकस करेगी। यानी कि स्टार्टिंग में फोकस रहेगा कि मैं यूटिलाइजेशन बढ़ाऊं अपने प्लांट का, मतलब क्योंकि इनके पास में वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, कंज्यूमर सेगमेंट है, आपका वो ऑटोमोटिव सेगमेंट है, वहां पे ऑर्डर ऑलरेडी है कंपनी के पास में। तो स्टार्टिंग में फोकस रहेगा यूटिलाइजेशन बढ़ाने के ऊपर। जैसे जैसे इनको एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, तो आगे चल के कंपनी इसमें फिर जो एचडीआई पीसीबी है उसके अंदर भी एंटर करेगी। तो ओवरऑल मार्जिन इनका कहना है 15 से 17% का इबिट्टा मार्जिन हम इसमें बना सकते हैं। एंड एसेट टर्न अगर आप देखोगे तो 1.5 एसेट टर्न इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी 1500 करोड़ अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो 2200 करोड़ से 2500 करोड़ तक का टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल कैपेसिटी है। क्योंकि डिपेंड करता है आपका, मतलब अगर आपने हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट में काम किया तो आपका ओवरऑल रियलाइजेशन भी बेटर हो सकता है। तो इसलिए 2200 करोड़ से 2500 करोड़ के आसपास का कंपनी इसमें टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रही है। अब इसकी फंडिंग कैसे होगी, तो मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि जो फेज 1 है उसमें 350 से 400 करोड़ का टोटल कैपेक्स जाएगा। अब इसमें 50% पार्ट रहेगा इक्विटी का, 50% रहेगा आपका डेट का। अब जो 50% है ना इक्विटी, इसमें भी 25% इसमें इन्वेस्ट करेगा इनका कोरियन पार्टनर, जिसके साथ में मिलकर के ये प्लांट लगा रहे हैं। तो सिरमा के खुद के बैलेंस शीट से जो टोटल कैश आउटफ्लो होगा, मतलब जो इनको खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डेट वगैरह सारा कुछ मिला करके, वो लगभग 300 करोड़ होगा, और बाकी का इनका कोरियन पार्टनर करेगा। बट इस 300 करोड़ में ना लगभग जो मतलब जो आपका टोटल प्रोजेक्ट है उसका 50% आपको सब्सिडी भी मिलेगा। तो अज्यूम करो कि 400 ये कैपेक्स जैसे कर रहे हैं, तो 50% सब्सिडी मिलेगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से। तो यानी कि मतलब अभी इनिशियली तो इनको कैश आउटफ्लो ज्यादा जाएगा, लेकिन फिर 50% सब्सिडी भी आ जाएगा। तो कंपनी का कहना है कि टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारी खुद की इक्विटी हमको थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, और उसमें भी 50% सब्सिडी मिल जाएगा, और बाकी हमको थोड़ा सा डेट लेना पड़ेगा, जो 50% ये डेट से इसको फंडिंग करेंगे। तो कंपनी कह रही है FY27 का एंड, मतलब अगले साल जो एंड होगा ना, उसमें हमारी बैलेंस शीट आपको कोई ऐसी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी जो डेट था वो तो हमने ऑलरेडी रीपे कर दिया है, बहुत कम डेट है, और आगे चल के जो हम डेट लेंगे वो भी काफी कम रहेगा। हमारा वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो रहा है, कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है, तो ओवरऑल बैलेंस शीट की पोजीशन जो है वो हेल्दी ही रहेगी बाय द एंड ऑफ FY27। तो ये ओवरऑल इनका आउटलुक है। बाकी और इनका वो जो एलकॉम वाला बिजनेस है, उसमें भी इन्होंने गाइडेंस दिया है FY27 के लिए कि 15-20% का ग्रोथ रहेगा। अब ये जो बिजनेस है ना एलकॉम वाला, जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, इसमें कंपनी कह रही है ये अप्रूव्ड सप्लायर है, मतलब एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, वहां से इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो जो भी नया टेंडर आएगा, इनको मतलब कोई सर्टिफिकेशन या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो टेस्टिंग वगैरह के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रोडक्ट इनको अप्रूवल इनको जल्दी मिल जाएगा उसके। लेकिन क्या है कि जो डिफेंस का बिजनेस है ना वो लंपी बिजनेस होता है। मतलब कोई ऐसा फाइनेंशियल ईयर होगा जहां पे आपको एकदम से 100 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, कोई ऐसा फाइनेंशियल ईयर होगा जहां पे आपको एकदम से 50 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ा सा लंपी है, तो इसलिए इस साल का गाइडेंस इन्होंने काफी कंजर्वेटिव दिया है, 15 से 20%। अदरवाइज लास्ट क्वार्टर में जब इन्होंने एक्वायर किया था तब इन्होंने बोला था इस बिजनेस को हम 50 से 60% से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो कैगर बोला है, मतलब ऐसा नहीं कि हर साल 50-60%, किसी किसी साल वही जैसे ज्यादा बड़ा ऑर्डर मिल गया तो ज्यादा अच्छी ग्रोथ। अभी इस साल का गाइडेंस इन्होंने कंजर्वेटिवली 15 से 20% का दिया है। बाकी लास्ट अगर हम बात करें कंपनी, मतलब एक वो कोई कैनेडियन कंपनी है,
उसके साथ में ARC सिस्टम कुछ करके ये यूज कर रहे हैं अभी अभी इसका रोल क्या है? सो कंपनी कह रही है जो हमारी SMT लाइन है ना, SMT लाइन क्या होता है, जैसे आप ऑटो इंडस्ट्री में देखते हो ना, वो असेंबली लाइन होती है गाड़ियों को असेंबल करने के लिए, वैसे ही ये PCB मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इनकी वो जो लाइन होती है जहां पे ये PCB असेंबल करते हैं उसको SMT लाइन बोलते हैं। तो कंपनी कह रही है ये जो कैनेडियन कंपनी का ARC सिस्टम है ना, इससे हम मतलब हमारी अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में जितने भी प्लांट हैं और उनमें जितने भी SMT लाइंस हैं उनको मतलब अपने हेड ऑफिस में बैठ के उनको मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? तो कंपनी कह रही है जैसे आप अज्यूम करो हमारे पास में 40 मशीन्स हैं और हर एक मशीन जो है वो 500 आवर काम कर रही है, तो टोटल जो प्रोडक्टिव आवर है हमारा वो हो गया 20,000 आवर। अब ये जो ARC सिस्टम जिससे हम उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर कर सकते हैं, उससे अगर हम 5% भी एफिशिएंसी लाते हैं, 5% एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मतलब क्या हो गया? मतलब कोई ऐसी मशीन है जो बीच बीच में रुक रही है, किसी मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई स्लो काम कर रहा है, ये सारे जो लूप होल है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, वो हम इस सिस्टम के अंदर ना क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं और उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर हमने 5% भी इंप्रूव कर दिया तो 20,000 का 5% यानी कि 1,000 आवर का टोटल कैपेसिटी हमारा फ्री हो जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारे वही आपके जो स्केल है उसको एडवांटेज देगा, यानी कि आपका ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छा हो सकता है, प्रोडक्टिविटी आपकी और इंप्रूव हो सकती है। तो ये सारी चीजें कंपनी ट्राई कर रही है। बाकी ओवरऑल यही है, गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है 4800 से 5,000 करोड़ का। तो ओवरऑल देखोगे रिजल्ट काफी अच्छे हैं कंपनी के, सिर्फ एक मैट्रिक पे नहीं, सारे मैट्रिक आप देखो, रोसी देखो, कैश फ्लो देखो, ये वर्किंग कैपिटल हो गया, आपके मार्जिन हो गए, ग्रॉस मार्जिन हो गए, सब में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और कंपनी का जो कैपेक्स है वो भी बिल्कुल ऑन ट्रैक है। अब आई मीन ओवरऑल अगर हम डील देखें इस कंपनी का, तो कंजर्वेटिवली अगर हम एस्टिमेट करें, क्योंकि लास्ट ईयर Q4 में इनका EBITDA बहुत हाई था, 12% का मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया था, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चले कि इस बार Q4 में अगर कंपनी 85 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट करती है, हालांकि इससे ज्यादा करना चाहिए, बट अगर 85 करोड़ का पैट होता है तो फॉरवर्ड पी ना FY26 के अर्निंग के बेसिस पे इनका 47-48 के आसपास होता है। करंट पी है 51, फॉरवर्ड पी आ रहा है आपका 47 से 48 का, लेकिन ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अगर वापस से जैसे पहले के 3 क्वार्टर में हुआ है, मार्जिन फिर से इंप्रूव हुआ YoY लेवल पे, तब तो आपके मतलब जो फॉरवर्ड पी है 40-41 का आ जाएगा। तो ओवरऑल जो हम एस्टिमेट ले रहे हैं वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव ले रहे हैं। प्लस नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दिया है 30% का FY27 का, लेकिन आई मीन ये भी मुझे ज्यादा कंजर्वेटिव लग रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ही हमने देखा इन्होंने 7-8 तो नए क्लाइंट ऑनबोर्ड किए, जिससे टोटल जो उन्होंने रेवेन्यू कमिट किया है या ऑर्डर कमिट किया है वो 850 करोड़ का किया है। प्लस एक बड़े क्लाइंट से इनको लॉन्ग टर्म ऑर्डर मिला है 2,000 करोड़ का, और अभी भी अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ना 6,400 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर में ये था 5,800 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑर्डर बुक कितने से ग्रो हुआ है? 10% से। Q1 में ऑर्डर बुक था 5,500 करोड़। तो कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इनका जो ऑर्डर बुक है ना वो हाई सिंगल डिजिट से डबल डिजिट के आसपास ग्रो कर रहा है। तो मतलब बहुत आराम से कंपनी मोर देन 35-40% के आसपास का ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है FY27 में। बट अगर हम कंजर्वेटिवली जो इन्होंने गाइडेंस दिया 30% का ही ग्रोथ एस्टिमेट लेके चले टॉप लाइन में, और 35% का ग्रोथ आप अज्यूम कर लो बिट्टा एंड पैट के अंदर, तो आपका जो फॉरवर्ड पी है ना वो लगभग आ रहा है आपका 36-37 के आसपास, यानी पैग रेशियो 1 से थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। हमने ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है, अगेन एक कंपनी इस साल भी इससे ज्यादा बेटर कर सकती है, बट पैग रेशियो आपका 1 या उससे थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। अब इसमें एक पॉइंट क्या है, अगले साल ना इनकी काफी सारी जो कैपेसिटी है जैसे पुणे के अंदर, बैंगलोर के अंदर, वो मतलब कमीशन होगी। तो जब न्यू कैपेसिटी आएगी तो उसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो हो सकता है बॉटम लाइन के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर हमको इतना अच्छा ग्रोथ देखने को ना मिले FY27 में जो हमने FY26 के अंदर देखा है। तो वहां पे पीई की जगह अगर हम EV टू EBITDA ले वो ज्यादा बेटर है। तो अभी आप इनका EV टू EBITDA देखोगे 27-28 के आसपास है। अगर मैं इसको फॉरवर्ड EV टू EBITDA के बेसिस पे देखूं FY27 के अर्निंग के बेसिस पे, तो इनका बन रहा है 20 से 21 का। मतलब क्या हुआ, वैल्यूएशन अगर मैं पीई के बेसिस पे देखता हूं या फिर EV टू EBITDA के बेसिस पे देखता हूं, दोनों में रीजनेबल लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अंडर वैल्यूड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो कुछ टाइम पहले तक था कि जब ये 900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, पी इसका 80 के आसपास था, EV टू EBITDA 35 पे ट्रेड कर रहा था। तो अभी क्या हुआ है, मार्केट ने वैल्यूएशन डीरेटिंग कर दी है इसकी, जो ओवरऑल करेक्शन चल रहा है, लेकिन बिजनेस की अर्निंग बहुत सॉलिड आ रही है और अगले एक साल का आउटलुक तो हमारे पास है, क्योंकि ऑर्डर बुक आपका ग्रो कर रहा है। और एक और अच्छी चीज है सिरमा के केस में, जो इनकी ये कैपेसिटी है ना, मतलब जो ये न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नया कैपेक्स लेकर के आ रहे हैं, उसमें यूटिलाइजेशन के ऊपर इतना ज्यादा रिस्क नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जैसे इन्होंने पहले के कॉन कॉल में बताया कि हमारे जो क्लाइंट हैं, जो जिनका जिनका मतलब डिपेंडेंसी, जो सप्लायर है वो वर्ल्ड वाइड में है, तो वो अपना कॉन्सेंट्रेशन अभी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, मतलब अपना कॉन्सेंट्रेशन इंडिया में लाना चाहते हैं, इंडियन सप्लायर्स को देना चाहते हैं। लेकिन उनको एक तरीके से अश्योरेंस चाहिए कि जो जिस सप्लायर को वो अपना ये ऑर्डर वगैरह कमिट कर रहे हैं वो कैपेसिटी भी लेकर के आए, मतलब वो अपनी फैक्ट्री वगैरह उनके लिए एलोकेट करे। तो सिरमा ने क्या किया है, ऑर्डर कमिटमेंट उनसे ले लिया है, मतलब इनके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने ऑर्डर कमिट कर दिया सिरमा को, फिर उसके बाद जाके सिरमा ये नया कैपेक्स वगैरह कर रहा है, नई फैक्ट्री लगा रहा है। तो जो वो रिस्क होता है ना
जैसे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम देखते हैं कि कंपनी डिमांड, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी इतनी हाई रेट से ग्रो कर रही होती है, तो जो कंपनीज है वो बहुत अंधाधुंध कैपेक्स करती है, मतलब एक के बाद एक नया फैक्ट्री लगाती है इस एंटीसिपेशन में कि ऑर्डर तो आ ही जाएगा। लेकिन इनके साथ में ऐसा केस नहीं है, इनके पास में ऑर्डर कमिटमेंट है, उसके बाद जाके ये कंपनी कैपेक्स कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से थोड़ा सा सेफ कैपेक्स इसको हम बोलेंगे, यानी कि आपका यूटिलाइजेशन जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी के पास में आया है। इस क्वार्टर में भी इनफैक्ट इन्होंने बोला कि हमारे पास में जो अभी ऑर्डर बुक है ना, हमारा कैपेसिटी आएगा FY27 में, लेकिन उसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी आज है हमारे पास, क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलरेडी आ चुका है। तो ये एक तरीके से अश्योरेंस दे रहा है, इसीलिए ये 30-35% का ग्रोथ बहुत आराम से कंपनी कर सकती है FY27 के अंदर। तो वही पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यूएशन मार्केट ने डीरेट कर दिया है, प्लस अर्निंग बहुत अच्छी आई है कंपनी की, जिसकी वजह से आप देखोगे ना तो सिरमा का ओवरऑल डील अभी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पूरे ईएमएस स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट डील हम इसको अभी बोल सकते हैं करंटली। डिक्सन के साथ में तो जो चैलेंजेस चल रहे हैं वो हमने कल डिस्कस किए ही हैं। अब अगर मुझे डिक्सन प्ले करना है तो उसमें क्या क्या देखना है वो हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। केन्स का थोड़ा सा हाई रिस्क वाला पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि उसका ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो जो उन्होंने गाइडेंस दिया है सेकंड हाफ के लिए, उस पर हमको क्लैरिटी चाहिए। तो केन्स इससे थोड़ा सा हाई रिस्क वाले कैटेगरी में है, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। सिरमा का पॉइंट देखोगे ग्रोथ जरूर कम है एज कंपेयर टू केन्स, लेकिन वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, रोसी सब कुछ कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। रेट ऑफ चेंज सिरमा का मतलब इनके फेवर में जा रहा है। और जो मतलब पहले ये लो मार्जिन बिजनेस में काम करते थे कंज्यूमर, अब तो ये जो जिन बिजनेस में मार्जिन अच्छे हैं उसमें काम कर रहे हैं, तो मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। तो ओवरऑल सिरमा की डील आप देखोगे तो काफी अच्छी लगती है, चाहे मैं पीई के बेसिस पे देखूं या EV टू बिट्टा के बेसिस पे कंपेयर करूं। ग्रोथ, कंसिस्टेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ अच्छा लग रहा है कंपनी का। तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट डील हम इसको बोल सकते हैं पूरे ईएमएस स्पेस के अंदर। बाकी यहाँ ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।